हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। आज हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट करने जा रहे हैं। और क्या है वह महत्वपूर्ण पार्ट? वह महत्वपूर्ण पार्ट है आपका डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। डेफिनेशन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर सबसे पहले हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना होती है। क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना अपने आप में एक कला है। 4.1 एक्सरसाइज के अंदर हम यह सीख कर आए कि किस प्रकार से डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस को हम क्वाड्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। हम वहां पर क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना तो सीख कर आए थे। उसके बाद 4.2 के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्यूशन का तरीका यहाँ पर सीखा था। अब हम उससे आगे 4.2 का ही ये पार्ट रहने वाला है। 4.2 एक्सरसाइज ही हम पढ़ने वाले, लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट से अर्थ है कि 50% हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका 50% पार्ट इस टाइप के क्वेश्चन से कंप्लीट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 4.2 के अंदर दिए हैं, जिसके अंदर हमें पहले क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है और क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के बाद उसे सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने की हमने एक मेथड यहाँ पर पढ़ चुके हैं। 4.2 के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसी मेथड का यूज करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, आप यदि एनसीईआरटी बुक रीड करते हैं, आपके विद्यालय में अगर एनसीईआरटी बुक चलती है, आपके स्कूल में यदि एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जाती है, तो इसका अर्थ है कि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर यह इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आज का जो लेक्चर है वह आपका बहुत ही आईएमपी लेक्चर होने जा रहा है, तो इसे बिना स्किप किए देखते रहिए। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ऐसे दो नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को लीनियर इक्वेशन के अंदर भी कर आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पेयर में इक्वेशन बनती थी, तो उसके अंदर भी इसी टाइप के जस्ट क्वेश्चन हुआ करते। जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट यह होती है कि हमें यह पता नहीं चल पाता है कि यह क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा या यह क्वेश्चन क्वाड्रिक इक्वेशन से सॉल्व होगा, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर हम वन वेरिएबल का ही यूज करते हैं और लीनियर इक्वेशन के अंदर हम टू वेरिएबल का यूज करते हैं। तो यहां पर आपको पहचान के लिए एक विशेष वर्ड यूज किया जाता है, मल्टीप्लाई, मल्टीपल या प्रोडक्ट। इस टाइप का वर्ड अगर आपसे यूज होता है इस टाइप का क्वेश्चन में, तो ये मान के चलिए कि यह जो आपका क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आपका क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर जाने वाला है या क्वाड्रिक इक्वेशन से सॉल्यूशन इसका हो पाएगा। इसका अर्थ है कि इसमें हमें एक वेरिएबल का यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लेट अस से द फर्स्ट नंबर इज x। हम यहाँ पर एक नंबर को x मान लेते हैं। यहाँ पर दो नंबर की बात चल रही, लेकिन हमें एक नंबर मानना पड़ेगा और सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ में रिलेट करके उसे भी x की टर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पर कोई दो नंबर इस प्रकार से है, तो आपका एक नंबर मान लिया आपने x है, कोई आपका एक नंबर, यहाँ पर हम x मान चुके हैं कि एक नंबर आपका x है। तो सेकंड नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है कि दोनों नंबरों का सम 27 है। मान लीजिए कोई आपके दो नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों का सम यदि 27 है, इसमें से एक नंबर को हम यदि x कह देते हैं तो यह वाला नंबर आपका क्या होगा? तो यह नंबर होगा आपका 27 माइनस x। 27 में से यदि x कम कर दें तो इस नंबर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम x के साथ ही दोनों नंबरों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर हमारा x है और सेकंड नंबर हो जाता है 27 माइनस x। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब दोनों नंबर आपके पास आ चुके हैं। यह आपका फर्स्ट नंबर था, यह आपका सेकंड नंबर है। तो सेकंड नंबर आपका आ गया है 27 माइनस x और फर्स्ट नंबर आ गया x। अब कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट 182 है। प्रोडक्ट का अर्थ है कि यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका टोटल आएगा वो आएगा 182। तो यहां पर हम सीधे सीधे इसी से इक्वेशन बनाने की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर x और यहाँ पर है 27 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट है 182। इसे ही सॉल्व कर देते हैं। बस इसको सॉल्व करने से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ x का किया इससे मल्टीप्लाई, तो 27x माइनस x का x से किया, यहाँ पर तो x स्क्वायर, x का दोनों से मल्टीप्लाई होता है, आप भली बातें जानते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तब, इक्वल टू 182 प्लस का है, हम इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ हो चुका है माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस पहले आ गया है। अब हमें इस माइनस को यदि हटाना है तो हम एक माइनस का मल्टीप्लाई इक्वेशन के अंदर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपकी इक्वेशन तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 27x आप इसे कर लीजिए 182 को प्लस का, क्योंकि यहाँ पर यह इक्वेशन इसी तरीके से आएगी, इसके अंदर कहीं कोई गलती नहीं है, हमने चेक कर लिया है, तो यहाँ कहीं फॉन्ट मिस्टेक लिखने में हो चुकी है। तो इस प्रकार से यह इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमारे पास दो मेथड है, एक फार्मूला मेथड है और एक हमारी फैक्टराइजेशन मेथड है। अभी चूंकि हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ी और वह मेथड है भी अच्छी और छोटी है फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम जनरली इस प्रकार के सवालों को फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यदि आपको स्पेशल कहा जाए कि फार्मूला मेथड, तब आप फार्मूले की तरफ जा सकते हैं, और यदि आपको वो मेथड और बेहतर लगे तो वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसको माइनस 27x को यहाँ पर दो टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। दो टुकड़ों में ब्रेक करने से अर्थ है कि दो टुकड़े ऐसे रहेंगे कि उन दोनों को, इसको ब्रेक करने के बाद उन दोनों का मल्टीप्लाई 182 आ जाए और दोनों का ऐड या प्लस माइनस, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड करें या प्लस माइनस करें, जो भी हो कंडीशन, वह 27x आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर माइनस 27 की बात कर रहे हैं। माइनस 27 को ब्रेक करना है तो वह नंबर क्या हो सकते हैं, तो वह नंबर हमारे माइनस 13 एंड माइनस 14 हो सकते हैं। माइनस 13 और माइनस 14 अगर इन दोनों को प्लस किया जाए माइनस सहित, तो माइनस के दोनों प्लस किए जाए तो यह हो जाएंगे माइनस 27, और इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर लिया जाए, इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाता है 182। कैसे चेक कर सकते हैं आप, 14 इंटू 14 का मल्टीप्लाई होता है 196 होता है 14 का स्क्वायर, उसमें से हम एक 14 को माइनस कर देते हैं तो हमें बचता है 182। इस प्रकार से आप इसका मल्टीप्लाई देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया, x माइनस 13 और माइनस 14 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ये किस प्रकार से कॉमन लिया जाता है, इसका बिल्कुल डिटेल हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़कर आ रहे हैं। उससे अच्छा डिटेल आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी लेक्चर में नहीं मिलेगा। तो यदि आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं कि यह कैसे ब्रेक होता है, कैसे इसको ब्रेक किया जाता है, प्लस माइनस कैसे होते हैं, कॉमन कैसे लिया जाता है, इन सारी बातों को डिटेल में अगर समझना है तो आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। और यहाँ पर अब हम इसे फास्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x माइनस 13 दोनों है, तो हम यहाँ से कॉमन उठा लेते हैं। तो x माइनस 13 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर x माइनस 14 बच चुका है इक्वल टू 0। अब कंडीशन आती है कि दोनों इसको अगर हम एक टर्म कहें और इसको एक टर्म कहें तो दोनों टर्म का मल्टीप्लाई 0 है। दो ब्रैकेट कहें तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0। इसका अर्थ है कि दोनों में से एक ब्रैकेट यहाँ पर 0 है। तो हम इसे नेक्स्ट लिखेंगे, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या फिर यह 0 है, या यहाँ पर बीच में और लिखना आवश्यक है। यदि हम इसे एंड लिख देंगे तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर और ही लिखना है। इसके आगे बढ़ते हैं और हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। हमें यहाँ पर यह मिल चुका है कि
या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, दोनों में से एक 0 है। हम यहाँ पर लिख देंगे इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, यदि यह 0 होता है तो क्या कंडीशन बनती है, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तब आपका आंसर आता है x इक्वल टू प्लस का 13। क्या आता है, x इक्वल टू प्लस का 13। और अब इसे 0 अगर मान लेते हैं कि यदि हमारी यह टर्म x माइनस 14 इक्वल टू 0 होती है तो देन आंसर आता है x इक्वल टू प्लस का 14। इस प्रकार आपकी ये दो रूट्स प्राप्त हो जाते हैं। दो रूट्स कौन से आ गए, x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से कोई एक आंसर को चूज करना है। आप जनरली भाई या तो x के दो आंसर है ना, हमें यहाँ x के दो आंसर मिले, एक 13 मिला और एक 14 मिला है, तो हम इसमें से कोई x की एक वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। हम x की कोई एक वैल्यू रख लेते हैं और एक वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो एक वैल्यू क्या रख लेते हैं, देयरफॉर यहाँ पर 13 और 14 आ चुका है, देयरफॉर इट फर्स्ट नंबर 13 और सेकंड नंबर 27 माइनस 13। तो फर्स्ट नंबर हम मान चुके थे कि हमारा x है और सेकंड नंबर है 27 माइनस x। तो यदि फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर 13 है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस x था, मतलब 27 माइनस 13 इक्वल टू आ जाएगा 14। यह आपका आंसर वाला 14 नहीं है, यह आपका आंसर वाला 14 नहीं है। हमने आंसर को स्टार्ट किया है यहाँ से, हम इसे छोड़ रहे हैं, x इक्वल टू 14 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये हमारा रूट आ चुका है, बात खत्म हो गई। इसमें से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको लेकर। हमने अब क्वेश्चन के अंदर पुट किया x इक्वल टू 13। आपको यह बात ध्यान रखना है विशेष तौर पे कि यह 13 और 14 आंसर नहीं है। 13 और 14 हमें लाना है, 13 हमने यहाँ पर x की जगह पुट किया, तब जाकर हमारा 27 माइनस x से 14 सेकंड नंबर आया है। एंड इफ फर्स्ट नंबर 14 देन सेकंड नंबर इज 13। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप इसे लेते हैं, यदि आप इसे छोड़ते हैं और इसे लेते हैं 14 को, तब आपका फर्स्ट नंबर 14 होगा और सेकंड नंबर 27 माइनस 14 13 होगा। ठीक है, हेंस द नंबर आर 13 एंड 14। तो यह दो अलग अलग रूट है, इसमें से कोई एक वैल्यू को हमें एक्सेप्ट करना और उसे एक्सेप्ट करके हमें आंसर की तरफ जाना है। तो हम किसी एक नंबर को लेकर, अदरवाइज आप अगर यह लिखने के आदी हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 13 और 14 आ चुकी है तो आप लिख देंगे कि दिस आ जाए आंसर, तो यह आपका गलत तरीका है। आपको इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन देना ही होगा कि यदि हम x बराबर 13 लेते हैं तो सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस x से आएगा, यदि हम 14 लेते हैं तब हमारा फर्स्ट नंबर 14 और सेकंड नंबर 27 माइनस x से 13 आ जाएगा। इस प्रकार आपके दो नंबर प्राप्त होंगे। तो यह आपकी प्रक्रिया है जिसके पूरे नंबर आपको क्वेश्चन यदि 4 से 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर आपको इस प्रकार की प्रोसेस से मिलेंगे, अदरवाइज आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं आपको बार बार कि क्या गलती नहीं करना है। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने आप में आईएमपी प्रश्न है। क्या है, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर दो कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है। दो कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर है और वो भी कैसे है, कंटिन्यू है। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, उनका जो स्क्वायर है वो 365 है। तो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हैं और वो कैसे हैं, एक दूसरे के बाद वाले हैं, एक के बाद एक नेक्स्ट है वो। तो नेक्स्ट नंबर जैसे मान लीजिए 6 है और 7 है, तो 6 को यदि हम x मान लेते हैं तो 7 को क्या मानेंगे, x प्लस 1 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि हम 6 को 6 लिखते हैं तो 7 को 6 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं। तो यदि यह 6 है तो यह 6 प्लस 1 है, यदि यह x है तो यह x प्लस 1 है। तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव इंटीजर है और कंटिन्यू है। तो बस इतना ही काफ़ी है इसे लेट करने के लिए। तो लेट अस से द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आर x एंड x प्लस 1। तो दोनों नंबर कौन से हो गए हमारे, एक x हो गया और एक x प्लस 1 हो गया। देयरफॉर अस पर द गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या लिखा है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दोनों का यदि स्क्वायर कर दिया जाए, दोनों का
स्क्वायर कर दिया जाए और उसका सम कर दिया जाए। पहले उनका स्क्वायर किया जाए फिर उनका सम किया जाए तो उसका जो टोटल आएगा वह 365 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर हमारा है यहाँ पर x, और सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर हमने मान लिया था x प्लस 1, क्योंकि यह हमारे कंटिन्यू नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव आपको यूज़ नहीं करना है। और कंटिन्यू का अर्थ है जहाँ भी शब्द का यूज़ हो जाए वह एक तरह से कंटिन्यू है, और कंटिन्यू का अर्थ है कि एक के बाद एक आने वाले नंबर, एक के बाद एक आने वाले नंबरों में हमेशा डिफरेंस 1 का ही होता है। एक प्रकार की यह काउंटिंग आपके नंबर है, ये काउंटिंग नंबर की बात हो रही है, तो काउंटिंग नंबर हमारे 1 के डिफरेंस में ही होते हैं। तो इस प्रकार से आपके नंबर है, यह आपका फर्स्ट नंबर था और यह आपका सेकंड नंबर। अब इन दोनों को यदि स्क्वायर कर दिया जाए और उसका प्लस कर दिया जाए, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर दिया जाए और फिर उसका 8 कर दिया जाए, तो आपको 365 मिल जाता है। तो पहले का स्क्वायर से मतलब है कि x का स्क्वायर और यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, इस प्रकार से आ जाता है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना आप जानते हैं, हम इसको इसी पेज के ऊपर पूरा सॉल्व कर देते हैं। यह आपको मैंने समझाया कि किस प्रकार से हम इसे लेटस करेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, वह फार्मूला यूज़ हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले का यूज़ करके, इस फार्मूले का यूज़ करके आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2ab, 2x1 तो 2x, इस प्रकार इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब इसे ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर, तो यह हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस का 2x है प्लस का 1 है माइनस 365, यहाँ पर इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, आपने यह माइनस किया तो आपके पास बचता है माइनस, शर्त है कि 1 आपने इसमें से कम कर दिया जो कि पॉजिटिव था, प्लस का था, तो 364 बचता है यहाँ पर इक्वल टू 0। अब इन सब में 2 से डिवाइड हो सकता है। क्यों डिवाइड हो सकता है? क्योंकि सभी एक इवन नंबर से, सारे इवन नंबर से, इवन नंबर के अंदर 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो आराम से डिवाइड हो जाता है। तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया मैंने यहाँ पर, और इक्वेशन थोड़ी सी इजी और हो जाएगी। x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 364 को 2 से डिवाइड किया तो 182 आ जाता है इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा यहाँ से फैक्टर करना। अब हमें सिंगल x के लिए फैक्टर करना है उसके, और उसके मल्टीप्लाई में आना चाहिए 182, और वो भी माइनस का, क्या आना चाहिए, माइनस का 182। उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जो हमारे x के फैक्टर रहेंगे उनका मल्टीप्लाई 182 आ जाना चाहिए। तो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में, जस्ट इससे पहले के क्वेश्चन में हम 182 के फैक्टर करके आ रहे हैं 13 और 14। तो यहाँ पर दोनों माइनस के थे और माइनस का 27 था, और यहाँ पर अब प्लस का 1x आ चुका है। मतलब वहाँ पर हमने दोनों को ऐड किया था 13 और 14 को, दोनों को, जब जाके माइनस 27 आया था, और यहाँ पर हमें 1 से 1 घटाना होगा तब जाकर यहाँ पर x आएगा, और x प्लस का है। इसका अर्थ है कि हमें एक नंबर, जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस का लेना और छोटा वाला नंबर हमें माइनस का लेना। मतलब हम लेते हैं प्लस का 14 और माइनस का 13, इस प्रकार से ले लेते हैं। तो प्लस के 14 में से माइनस का 13 माइनस होंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, और 14 13 का 182
2 आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14x में से 13x माइनस हुए तो प्लस का एक x और माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 क्यों आ गया? यहाँ माइनस था और यहाँ पर प्लस आ गया। हम माइनस में से जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास प्लस बच जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो आप अगेन इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 का x से हुआ तो माइनस 13x और माइनस 13 का प्लस से हुआ 14 से तो माइनस प्लस माइनस 182। तो इस प्रकार यह आपकी इक्वेशन वापस प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर x प्लस 14 दोनों जगह है तो x प्लस 14 को हम कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ x माइनस 13 बच जाता है इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम सभी जानते हैं कि इसको कैसा लिखना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। तो इसमें लिखा जाता है x प्लस 14 इक्वल टू 0 और या फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0। इस प्रकार से लिखा जाता है। या तो ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म हमारी 0 है। दोनों में से एक 0 है, तभी दोनों का प्रोडक्ट, जब भी दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। यदि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तब हम कह सकते हैं कि दोनों में से एक 0 होगी। दोनों में से एक 0 होगी तभी यह 0 हो सकता है, अदरवाइज उसका प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता है। समझ में बात आ गई होगी। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर 0 है। इसका अर्थ है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई के बाद ही किसी नंबर को हम 0 कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों को अलग अलग हमें देखना होगा। हम लिख देते हैं यहाँ पर इफ यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 तब क्या होगा? देन x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 14। अब आप नोट डाउन कीजिए इसे। x इक्वल टू माइनस 14 आ चुका है, ये आ चुके हैं हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आप नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट आपका? x माइनस 13। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन क्या आता है वैल्यू? x इक्वल टू प्लस 13। यह आपकी वैल्यू आ चुकी है। x इक्वल टू माइनस 14, x इक्वल टू 13। अब हमें यहाँ पर एक गलती होती है। वो गलती ये होती है कि आप सीधे सीधे इसे आंसर समझ लेते हैं। सीधे सीधे आप इसे आंसर समझ लेते हैं। यहाँ पर आंसर में पूछा गया है कि वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर हमें फाइंड करना है। तो वो कंटिन्यू आप देखेंगे कि 13 के बाद 14 आ रहा है तो यही इसके पॉजिटिव इंटीजर होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहली बात तो ये है कि ये तो पॉजिटिव है ही नहीं, यह 14 आपका पॉजिटिव है ही नहीं। यहाँ बात चल रही है पॉजिटिव की, पॉजिटिव इंटीजर देखो इन दोनों में से माइनस 14 और प्लस का 13 कौन पॉजिटिव इंटीजर है? तो हम देखकर बता सकते हैं इसके अंदर कि यह हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और यह हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर यह है। और हम इसीलिए पिछले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर भी कहा था कि आपको दोनों में से 13 और 14 में से किसी एक को चूज करना है, दोनों को नहीं करना और एक को छोड़ना ही है। और यहाँ पर भी एक को आपको छोड़ना ही है। आप 13 या माइनस 14 में से एक को चूज कीजिए और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज होगा। कि यहाँ पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव लिखने का अर्थ ये है कि आपको माइनस छोड़ना है। तो यहाँ पर प्लस का 13 लिया। यदि आप प्लस का 13 लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसे मान लेते हैं, तो आपका सेकंड क्या आएगा? तो सेकंड हमने क्या लिया था? यहाँ पर सेकंड लिया था x प्लस 1। तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा x इक्वल टू 13 प्लस 1। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 14। तो इस प्रकार से आप उसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 14। लेकिन उसे लिखने की प्रक्रिया यही रहेगी कि यदि हमारा एक इंटीजर 13 है तो उसका नेक्स्ट इंटीजर जो है 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 रहेगा। यह वाला 14 ये वाला 14 नहीं है। यह नेगेटिव नंबर होने के कारण इसे हमने यहीं पर छोड़ दिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह हमारा नेगेटिव नंबर था, इस कारण से यह हमारा
हमने इसे चूज नहीं किया, हम चूज करते हैं x इक्वल टू 13 को। आपको दो रूट फाइंड होंगे और दोनों रूट में से कोई एक रूट को आपको लेकर आंसर बनाना है। यह आप विशेष तौर पर अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। देयरफॉर टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी 13 एंड 14। ठीक है, ये 13 ये है और 14 ये है, ये वाला 14 नहीं है, दोनों 14 में फर्क है। ये माइनस का था, खत्म हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना दिया है यहाँ पर, यह हमारा ट्राइंगल है। सबसे पहले ये फिगर समझ लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर भी क्या खूबी दी गई है, कौन सा ट्राइंगल है ये, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल, मतलब यह 90 डिग्री एंगल वाला राइट एंगल है, ट्राइंगल है। तो यह हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल, और वह हो गया आपका पूरा ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ पर दिया है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारी यह भुजा होती है, यह कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर। हम इस प्रकार के त्रिभुज के अंदर, इस प्रकार के ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, आप इस प्रकार से यदि देखते हैं किसी भी ट्राइंगल को और यह वाला एंगल आपका 90 डिग्री अगर है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। और यह सबसे बड़ी भुजा भी होती है, बेस और आपके लंब से, दोनों से, इन दोनों भुजाओं से ज़्यादा बड़ी भुजा यह होती है। और कितनी बड़ी होती है, पाइथागोरस प्रमेय ने हमें बताया है, उसके बीच में रिलेशन बताया है, जिसको हम अभी अप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ तक अभी हम समझ लेते हैं। ठीक है, फाइंड द अदर टू साइड, हमें दोनों अदर साइड फाइंड करना है। द बेस ऑफ द राइट एंगल इज x, हमने इसका बेस मान लिया x, क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, ये हमारा हो चुका है बेस। हम एक को किसी को भी मान लेते हैं, एक को मान लिया बेस को हमने, x सेंटीमीटर गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल। अब ये अल्टीट्यूड जो बचता है, हमारा लंब जो बचता है, यह कितना बचता है, x-7। स्टार्टिंग में कहा है अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। बेस से यह जो है 7 सेंटीमीटर कम है। यह यदि x सेंटीमीटर है तो आपका यह हो जाएगा x-7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी आपको कि बेस यदि x है तो उसका अल्टीट्यूड x-7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और हाइपोटेनस तो सेपरेट अलग से दे ही दिया है 13 सेंटीमीटर, तो बात ही नहीं करना उसके। फाइंड द अदर टू साइड, हमें ये दोनों साइड फाइंड करना है। तीसरी तो हमें ऑलरेडी दे ही दी है। तो इसको हमने पहले तो इस प्रकार से एक ट्राइंगल में बना लिया है, फीचर सारे यहाँ से गिवन डेट को लिख दिया है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए जब भी बात इस प्रकार के त्रिभुज की होगी जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का हो, एक कोण आपका राइट एंगल हो, तब आपको एक फार्मूला याद आता है और वह फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वह यह कहती है, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम यह कहती है कि आपकी यह हाइपोटेनस, आपका यह बेस और आपका यह एल्टीट्यूड, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वह ऐसा रिलेशन है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर होता है। मतलब जो आपकी यह बड़ी भुजा है, यह बड़ी वाली साइड है, यह बड़ी साइड का यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो अन्य दो में यह नहीं है कि यह वाली और यह वाली, दो जो बचती है शेष, उसमें आपका बेस भी आ गया और अल्टीट्यूड भी आ गया। अल्टीट्यूड और बेस दोनों को मिलाकर, दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दिया जाए और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसके स्क्वायर के बराबर वो होगी। तो यह पाइथागोरस का अपना स्टेटमेंट है और पाइथागोरस की यह अपनी थ्योरम है। और इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा हम इसे ही अप्लाई करते हैं। तो हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं और सीधा सीधा दिया हुआ भी है वो तो कि रिलेशन जब इन तीनों का आपस में यहाँ पर है तो यह थ्योरम लग जाएगी। तो यहाँ पर यह थ्योरम अगर लगाते हैं हम तो बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर क्या है हमारा, एच स्क्वायर
इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, हमेशा इसे लिख सकते हैं। तो h का स्क्वायर कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 13 और इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा x और इसका स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 कम है मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने एक इक्वेशन के रूप में इसे सेट कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इस प्रकार से आपका यह ब्रैकेट ओपन होकर लिखा जाएगा। इसमें फार्मूला हमने जो यूज़ किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला यूज़ किया। अब इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यह 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, इन सबको उठाकर इस तरफ ले आते हैं या इसको उठाकर उस तरफ ले जाते हैं। तो इसको उधर ले जाएंगे हम तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 149 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपका ये ब्लैंक हो गई है जगह और ये सारी इस तरफ थी और हम इसे उठाकर ले गए। तो यहाँ पर दोनों एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 14x और 169 माइनस के हैं, माइनस हुए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम 49 को 149 लिखकर ले आए हैं, मिस्टेक हो गई है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 49 था ये और ये 49 चल रहा है और यह हमारा 49 और 169, जब इसको इसमें से इस माइनस से इसको प्लस किया तो यह इसमें से बड़ा होने के कारण माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी नंबर माइनस की जाती है, तो चूंकि बड़ी संख्या हमारी 169 माइनस की है इसलिए यह नंबर हमारा माइनस में तो आएगा लेकिन घटेगा 49 ही। तो 169 में से 49 माइनस किए तो आपके आ गए 120 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0 आ चुका है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप 7x को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 टुकड़े यहाँ पर कर लीजिए इसके। जब इसके 2 टुकड़े करेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 7 को आप लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 12 इंटू 5 के फॉर्म में, 12 और 5, 12 और 5 का मल्टीप्लाई 60 होता। लेकिन अब प्लस माइनस देख लीजिए, हमें यहाँ पर माइनस चाहिए तो हम -12 ले लेते हैं और प्लस का 5 ले लेते हैं। तो यहाँ -12 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 60 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा -7 आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, फटाफट हम सॉल्व कर देते हैं, तो x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ से लिखने की प्रक्रिया हमारी वही है जो तरीका हम पिछले क्वेश्चंस में देखते आए हैं कि यहाँ से अगर हम फाइनल करेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x इक्वल टू प्लस 12 और x इक्वल टू माइनस 12। 2 आंसर हमारे प्राप्त होंगे, एक हो जाएगा x इक्वल टू 12 आ जाएगा और एक आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। इस प्रकार से हमें 2 आंसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। क्या होंगे, एक तो होगा x की वैल्यू प्लस की 12 और एक होगी x की वैल्यू -5 या -5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पर क्या दोनों वैल्यू में से क्या वैल्यू क्वेश्चन को सूट करती है। सबसे पहली चीज़ बहुत IMP पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर x इक्वल टू +12 है, यहाँ पर इसे कह सकते हैं +12,
और x इक्वल टू -5 है। इन दोनों में से क्या इसको सूट करती है? इस क्वेश्चन को दोनों में से एक वैल्यू उठाकर पास आउट करना और एक को रिजेक्ट करना है। हम किसे पास करेंगे इन दोनों में से? यहाँ पर ये 12 और ये -5। अब यहाँ पर बात चल रही है डिस्टेंस की। क्या बात चल रही है? डिस्टेंस की। डिस्टेंस का अर्थ होता है कि दूरी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। यदि आप कहीं कितनी भी दूरी तय की आपने, यदि आप चले चाहे 1 मिलीमीटर चलें, कितना चलें आप? 1 मिलीमीटर, आपने 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस तय की, इसका अर्थ है कि वह पॉजिटिव है। आप डिस्टेंस को कभी भी माइनस में नहीं देख सकते, डिस्टेंस कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकती। तो डिस्टेंस कभी भी, दूरी कभी भी, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो हम इस कारण से हमारा जो -5 है इसे रिजेक्ट कर देते हैं, सिंस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। अब यहाँ पर लिख दिया उन्होंने शब्द बदलकर कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। साइड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। साइड नेगेटिव नहीं होने का अर्थ है कि साइड का अर्थ है कि डिस्टेंस, तो कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। इस कारण x कैन ओनली बी 12। हम x की जो वैल्यू है वो 12 प्लस का ही लेंगे और माइनस का यहाँ पर छोड़ देंगे। द बेस ऑफ गिवन एंगल इज 12 सेंटीमीटर। यदि आपका यह 12 सेंटीमीटर आ जाता है तो आपका यह क्या होगा? 12 में से 7 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको तीनों वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो यह आपका क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण एक बात नहीं है इसके अंदर, तो पूरा क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। हर स्टेप पे धोखे हैं यहाँ पर, हर स्टेप आपके लिए धोखा देकर आएगी। आप कहीं पर भी कच्चा खा सकते हैं इसके अंदर, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। ये क्वेश्चन ये मान के चलिए कि बहुत ही इस मैथमेटिक्स की जान जो कहते हैं ना, वो है ये क्वेश्चन। इसके अंदर हर जगह गलती होने की संभावना, और सरल इतना, एक बार में पता चल रहा है कि इससे सरल कुछ है ही नहीं, और जब कठिन इतना कि इससे ज़्यादा कठिन कुछ है नहीं। हर स्टेप पे गलती। अगर आप नकल करने लगें किसी बगल से किसी व्यक्ति की, तो आपको 1 घंटा लग जाए इसके नकल करने में, क्योंकि अगर नकल सही नहीं की तो भी वो गलत हो जाएगा। तो नकल भी इसके अंदर अकल से होगी, ठीक है। तो आपको इसको करने के लिए कितना दिमाग चाहिए, आप इससे समझ जाइए कि इसमें 5 स्टेप के अंदर ही 15 गलती हो जाती है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक करिए, और जो हमने यहाँ पर बातें बताई है उन सबको फॉलो अप भी कीजिए। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कुटीर उद्योग है, छोटा उद्योग है। छोटे छोटे उद्योगों के अंदर छोटी छोटी चीज़ें बनती रहती है, कई प्रकार की चीज़ें बनती है, कई प्रकार के बर्तन बनते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन समझ लीजिए कि बर्तन बनते हैं, छोटे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं, तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी समझ लीजिए। तो वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री में बनता है, तो हम मान लेते हैं कुछ बनता है। इट वॉज ऑब्जर्व ए पर्टिकुलर डे। वहाँ पर एक पर्टिकुलर डे के अंदर ऑब्जर्व किया गया, एक दिन उन्होंने चुना और उस दिन में उन्होंने ऑब्जर्व किया। दैट क्या किया? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ से हमें लाइन देखना है विशेष रूप से कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो वहाँ पर बनता है, जो बर्तन वहाँ पर बनते हैं उनकी कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of article produced ऑन दिस डे। बस इसी लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है। यह मेन क्वेश्चन आपका यही लाइन है, और आपका जो आंसर निकलेगा वो इस क्वेश्चन के इस लाइन से ही बाहर निकल कर आएगा। यहाँ पर दिया जा रहा है, इसे अगेन एक बार और रिपीट करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो वहाँ पर प्रोडक्शन हुए हैं आर्टिकल, उनकी जो कॉस्ट है, ईच शब्द का यूज किया गया। एक बर्तन, हम बर्तन मान लेते हैं कि एक जो आर्टिकल, एक बर्तन है, उसकी जो कॉस्ट है वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने वहाँ पर प्रोडक्शन हुए हैं, जितने बर्तनों का प्रोडक्शन हुआ है उससे 3 गुना, 3 more than twice, दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है। इस लाइन का यह अर्थ बनता है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे, और टोटल उस दिन की प्रोडक्शन ऑफ द डे 90 रुपीज है, फाइंड द, दोनों नंबर हमें फाइंड करना है, बर्तन भी संख्या और उसकी कॉस्ट भी, दोनों हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यह आपकी इंडस्ट्री है। छोटा सा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं।
एक छोटा सा सेट करते हैं एग्जांपल के, एक इंडस्ट्री, इसमें कुछ लोग काम करते हैं, छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर कुछ बनता है, तो उन्होंने कौन सा पर्टिकुलर एक डे का चूज किया, एक डे की बात कर रहे हैं हम। एक डे में उन्होंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोई 6 नंबर इतना यहाँ पर प्रोडक्शन किया। कितना किया? 6 नंबर का प्रोडक्शन किया। तो द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज एक्स। प्रोडक्शन कितना हुआ? एक्स। तो यहाँ पर इसे मान लिया एक्स, और मैं इस नंबर को कह रहा हूँ कि 6। यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6 आइटम यहाँ पर बने। 6 आइटम बने हैं। इसके बाद उन्होंने ये देखा कि 6 आइटम तो बने हैं, लेकिन इन 6 आइटम की जो कॉस्ट है, 6 आइटम में एक आइटम की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट जाती है, कितनी जाती है? एक आइटम की कॉस्ट जाती है कितनी? दुगने से 3 अधिक, 3 more than twice द नंबर ऑफ प्रोडक्शन। द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर 6 था, तो 6 का, तो 6 + 6 ये हो गया ट्वाइस + 3, मतलब कुल मिलाकर वो होता है 15। वह होती है नंबर आपकी 15। तो यहाँ पर यह आपको कहा जा रहा है कि यदि 6 बर्तनों का वहाँ पर, 6 वस्तुओं का वहाँ पर निर्माण होता है, तो एक वस्तु की जो कीमत है, एक वस्तु की जो लागत है, कीमत है, वह वहाँ पर 15 रुपीज़ आती है। तो इस प्रकार से अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 90 रुपीज़ आ जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। तो आप यहाँ पर थोड़ा बेसिक इसका समझिए कि यह आपकी प्रोडक्शन यूनिट है। प्रोडक्शन यूनिट ने जो प्रोडक्शन किया है वह है 6 आइटम का। तो 6 आइटम का प्रोडक्शन होने के बाद यदि 15 रुपीज़ एक आइटम की लागत आती है, तो उस रेशो से कंपैरिजन करके वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर इसके दुगने से, ट्वाइस से 2 × 6 + 1 वहाँ पर उसकी एक की लागत आ जाती है, उसके प्रोडक्शन कास्ट ईच की इस प्रकार होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन x रुपीज़ है। जब यह x है तो इसके अगेंस्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं? यदि इसे x लिख दिया तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ 2x + 3। यहाँ पर प्रोडक्शन जो हुआ है वस्तुओं का, उसकी एक की कीमत आती है 2x + 3। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल = रुपीज़ 2x + 3। अब कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 डे वाज 90। प्रोडक्शन की टोटल कीमत है 90 रुपये, 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ का अर्थ है कि उसमें एक की कीमत और एक की लागत, एक की कीमत और उसकी एक जो यूनिट है जो उसमें प्रोडक्शन हुआ है उसके नंबर से यदि हम उसकी एक की कीमत का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल लागत आ जाएगी, वह है 90 रुपीज़ पर डे की। ठीक है, तो हम उस दिन की टोटल कॉस्ट इससे निकाल कर देख लेते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक इसका कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है वह हमें समझ में आना चाहिए, ताकि अगला क्वेश्चन देखकर हम इस प्रकार का कंफ्यूज ना हो। तो हम इसमें लिख सकते हैं दोनों का मल्टीप्लाई, किसका? x और 2x + 3 का, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 90 रुपये। यहाँ पर 90 रुपीज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है उसकी कीमत, ईच आर्टिकल की कीमत है 2x + 3 और आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 1 से। इनका दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल कास्ट आ जाएगी प्रोडक्शन की 90 रुपीज़। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर देते हैं तो 2x² + 3x = 90 और 2x² + 3x - 90 = 0। 3 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसे वैसे ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है -90 × 2 मतलब 180 माइनस का यहाँ पर आना चाहिए इस +3 के लिए, और हमारा प्लस माइनस में आना चाहिए प्लस का 3। इन दोनों का कुछ ऐसा निकालिए आपकी इस प्रकार से आ जाए तो वह नंबर हमारा 15 और 12 है। 15 और 12, 15 × 10 करते हैं तो 150 और 150 में हम 30 जोड़ देते हैं तो हमारे पास 180 आ जाता है। तो वह नंबर हमारा है 15 और 12 वह नंबर है। हम उसे सेट कर लेते हैं
तो 2x² प्लस का 3x लाना है, मतलब बड़े नंबर को हमें प्लस में रखना है। तो प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। हमने इसलिए इसे चूज किया क्योंकि हमें 180 लेकर आना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 180 प्लस और माइनस है यहाँ पर, ये नंबर थे हमारे, प्लस के 15 और प्लस माइनस का 12 है, माइनस का 12 और प्लस का 15, दोनों का मल्टीप्लाई 180 आ जाता है माइनस का, और दोनों का प्लस माइनस करें तो प्लस का 3 आ जाता है। तो चलिए अब इसे और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से आप चाहे तो कैसा भी रख लीजिए, आप चाहे तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बच जाएगा 2x प्लस 15 और यहाँ माइनस का आप 12 कॉमन लीजिए। 12 तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि 12 की टेबल में 19 नहीं आता है, तो इसलिए आप यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए। तो 6 कॉमन ले लिया, 6 लिया तो यहाँ से बचता है 2x, ठीक है, और 6 इसमें से निकल गया तो यहाँ से प्लस का 15, क्योंकि माइनस निकल गया तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में से हम माइनस निकाल लेंगे तो यहाँ प्लस बच जाएगा। इस प्रकार से इसे देख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 हमने अगेन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x और माइनस का 6 बचता है, इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इसके बाद आपको सॉल्व करना आता है। हम काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/2। हम इसे लिखेंगे कैसे कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। यदि ये 0 है तो इसकी वैल्यू ये आएगी, और नेक्स्ट में x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6। इस प्रकार आपके पास दो वैल्यू आ चुकी है। दो वैल्यू कौन कौन सी आ चुकी है, दो वैल्यू आ चुकी है माइनस 15/2 और x इक्वल टू 6। इस प्रकार से यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है। अब इसके अंदर से हमें एक नंबर चूज करना है और एक नंबर को छोड़ना है। कौन सा नंबर चूज करना है और कौन सा छोड़ना है, यह हमें क्वेश्चन ही बताएगा। कि वह किस नंबर की बात कर रहा है। अब बात हो रही है किसी भी आइटम के प्रोडक्शन की। या तो फैक्ट्री के अंदर एक भी आइटम नहीं बनेगा, और यदि बनेगा तो एक बनेगा, आधा बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन माइनस आज प्रोडक्शन हुआ आपके घर में, अगर रोटियां बनी तो -3 रोटी बनी, ऐसा सुना है कभी? बनेगी तो एक बनेगी या नहीं बनेगी। तो यदि कुछ बनेगा तो पॉजिटिव में बनेगा और नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसलिए क्योंकि प्रोड्यूस कोई चीज़ होती है तो वह फिर नंबर में होती है, वह पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोड्यूस अगर आर्टिकल हुआ है, ठीक है, तो वह पॉजिटिव होगा और वह पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसलिए हम x कैन ओनली बी 6, x की वैल्यू 6 ही हो सकती है, यह वैल्यू हो ही नहीं सकती है, और हम उसे छोड़ देंगे और इसे लेते हैं। जब हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तब हमें यहाँ पर मिलता है द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज x। वहाँ पर एक दिन में 6 आइटम का निर्माण हुआ है। कितने आइटम बने हैं? 6 बर्तन वहाँ पर बने हैं, ठीक है। यह हो गया आपका इक्वल टू 6। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ईच आर्टिकल, और एक बर्तन की लागत, एक वस्तु के निर्माण की कॉस्ट जो आती है वह आती है 2x प्लस 3, मतलब वह आ जाएगी आपकी 15 रुपीज़। वह आ जाएगी 15 रुपीज़। अगर इसके अंदर 6 रखते हैं तो 6 × 2 + 3 मतलब 15 रुपीज़, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका आ जाता है यहाँ पर 90 रुपीज़। कितना आ जाता है? 90 रुपीज़ आ जाता है। तो इस प्रकार यह हमारा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाता है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस क्वाड्रिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 4 का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आने वाला है, वो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर इतना सारा मटेरियल है और इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप
कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये कितना विस्तारित रूप हो सकता है इसका। तो हमें इसको छोटा सा है टॉपिक, लेकिन बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो अब हम इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारी 4.2 कंप्लीट होती है। इसके नेक्स्ट में हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस मैथमेटिक्स का। और कंपटीशन एग्जाम में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक आप मैथ्स देखेंगे, वहाँ तक आपको नेचर ऑफ रूट्स के प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में हायर मैथमेटिक्स के बैठ जाइए, नेचर ऑफ रूट्स आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको अभी तक जितना मैथमेटिक्स मैंने करवाया वो समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया है वे भी कर लेंगे, उन्हें भी थैंक यू। और चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। हम क्लासेस यहाँ पर रेगुलर आपको पूरे सेशन, पूरे ईयर देते रहेंगे और आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करते रहिए। कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स में आप 100 में से 100 नंबर लेकर आ सकते हैं। आप मैथमेटिक्स को बिल्ड कर सकते हैं यदि आप मेरे साथ जुड़े रहे, मुझे फॉलो करते रहे, मुझे देखते रहे, चैनल के साथ कनेक्ट रहे। मैं आपको एक से एक चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और दिखाने क्या वाला हूँ, एक से एक आपको सॉल्यूशन की मेथड यहाँ पर देखने को मिलेगी, तरीके देखने मिलेंगे, ट्रिक देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स के टूल का यूज़ देखने को मिलेगा। समय बीतता जाएगा और हम आपको और भी बेहतर चीज़ें कंटेंट के रूप में लाकर देते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।